हेलो बच्चों। पालमपुर गांव की कहानी ये अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर है। अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि देश की या शहर की या राज्य की अर्थव्यवस्था कैसी है, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि देश अमीर है या गरीब है, या देश में रहने वाले लोग क्रियाशील हैं या अक्रियाशील हैं, या उनकी सामाजिक स्थिति ऊंची है या सामाजिक स्थिति नॉर्मल है। यहाँ पर पालमपुर गांव की कहानी के रूप में गिलबर्ट एटीन ने एक शोध अध्ययन किया है। उन्होंने एक कहानी लिखी है कि उन्होंने इमेजिन किया है कि पालमपुर नाम का कोई गांव है। गांव का जीवन बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि गांव के जो लोग होते हैं वो सीधे साधे भी होते हैं। अगर उन्हें ये कहा जाए कि शहर में या गवर्नमेंट की तरफ से कोई योजना आ रही है तो वो इस चीज़ की तरफ ध्यान बहुत जल्दी नहीं दे पाते। तो इसी तरह से उन्होंने गांव का, जिसका नाम उन्होंने सोचा है कि पालमपुर गांव है, इस तरह से उन्होंने परिचय दिया है कि वहाँ के जो लोग हैं वो सीधे साधे हैं। वहाँ गांव भी है, प्राथमिक केंद्र जो हाई स्कूल भी है, एक प्राथमिक विद्यालय के साथ साथ एक हाई स्कूल भी है, और स्वास्थ्य केंद्र भी है। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो शहर की तरफ आना नहीं चाहते, गांव में ही रहना चाहते हैं। ये एक काल्पनिक गांव है। यहाँ का मुख्य कार्य क्या है बेटा? खेती। अब आप एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि गांव के अंदर ऐसा नहीं कि सभी लोग अमीर होते हैं या सभी लोग गरीब होते हैं। जब मुख्य कार्य खेती होता है किसी भी गांव का, तो वहाँ पर कुछ लोग ज़्यादा अमीर होते हैं और कुछ लोग गरीब होते हैं। कुछ लोगों के पास, जो अमीर होते हैं, उनके पास अपनी ज़मीन होती है और बहुत बड़ी संख्या में होती है। उनका क्षेत्र, जो खेती वाला क्षेत्र होता है, वो बड़ा होता है। और जो गरीब होते हैं उनके पास या तो छोटी सी होती है या नहीं होती है। तो यहाँ पर दूसरी क्रियाएं भी होती हैं, दूसरे काम भी होते हैं, जैसे लघु स्तर पर विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए कई प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। ये जो काम होते हैं, प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। जैसे प्राकृतिक संसाधन हैं की आवश्यकता होगी, मानव निर्मित वस्तुएं होंगी, और मुद्रा मीन्स पैसा। पालमपुर गांव आसपास के गांव एवं कस्बों से जुड़ा हुआ है। ऐसा होता है कि गांव के आसपास दूसरे गांव भी होते हैं, तो पालमपुर गांव भी दूसरे गांव से जुड़ा हुआ है। पालमपुर में विभिन्न जातियों के कई परिवार रहते हैं। जैसे शहरों में अलग अलग जातियों के रहते हैं, ऐसे ही गांव में भी रहते हैं, जिनकी संख्या 450 है। गांव में अधिकांश भूमि उच्च जाति के परिवारों के पास है। जो मतलब उच्च जाति के लोग हैं, उनके पास अधिक भूमि है। वे गांव के धनी लोग हैं तथा इनके घर ईंट और सीमेंट से बने हुए हैं। अब यहाँ पर यह भी ध्यान देने योग्य है कि जो लोग उच्च जाति के होते हैं उनके घर ईंट और सीमेंट के बने होते हैं, और जो अनुसूचित जाति के होते हैं उनके जो घर हैं वो मिट्टी, घास आदि से बने हुए होते हैं। गांव में अनुसूचित जाति के लोग भी रहते हैं, जो गांव की जनसंख्या का 1/3 है। इनके घर मिट्टी और घास फूस से बने हुए होते हैं। पालमपुर में अधिकांश घरों में बिजली की व्यवस्था है। पहले जैसा होता था ना कि गांव में बिजली नहीं होती, लेकिन जो लेखक हैं उन्होंने, गिलबर्ट ने विचार किया है कि पालमपुर गांव में बिजली है, तथा खेतों में नलकूप बिजली से ही चलाए जाते हैं। जो नलकूप, ट्यूबवेल जो होती वो बिजली से ही चलाई जाती है। गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय, एक हाई स्कूल और एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसे चिकित्सालय कहते हैं, तथा एक निजी औषधालय भी है। जैसे किसी डॉक्टर ने अपना जो हॉस्पिटल खोल लेते हैं, दवाई की दुकान खोल लेते हैं, इस टाइप का। इस प्रकार पालमपुर में सड़कों, परिवहन के साधन, बिजली, सिंचाई, विद्यालय और स्वास्थ्य सुविधाओं आदि का पर्याप्त विकास है। उत्पादन का संगठन क्या होता है बेटा? उत्पादन का लक्ष्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त करना होता है जिसकी हमें आवश्यकता होती है।
वस्तुएं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 वस्तुएं आवश्यक हैं। पहली कौन सी है? भूमि। अगर हम कोई चीज उत्पादन करने जा रहे हैं तो हमें भूमि की सबसे पहले आवश्यकता होगी। जल, वन, खनिज आदि। दूसरी आवश्यकता है श्रम। अब भूमि है और उस पर काम करने के लिए लोग नहीं है, मजदूर नहीं है, या हम खुद काम नहीं कर सकते, तो बेकार है भूमि का होना। तो दूसरा नंबर है श्रम का। कुछ उत्पादन क्रियाओं में आवश्यक कार्यों को करने के लिए बहुत अधिक पढ़े लिखे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसके लिए पढ़े लिखे व्यक्तियों की ज़रूरत होती है, और कुछ काम ऐसे होते हैं जिसके लिए शिक्षा बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं होती। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की आवश्यकता होती है। जैसे मजदूर लोग हैं, मजदूर लोगों को अधिक शिक्षा की ज़रूरत नहीं होती, वो तो सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, बुआई कर दी, जुताई कर दी, इस टाइप के। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। जो श्रमिक होते हैं, जो मजदूर लोग होते हैं, वो हर उत्पादन के लिए अपना श्रम प्रदान करते हैं, श्रम देते हैं, मतलब कि मजदूरी करते हैं। तीसरी आवश्यकता है भौतिक पूंजी। इसमें स्थायी पूंजी के रूप में औजार, मशीन और भवन आते हैं। जो भौतिक पूंजी होती है उसमें औजार, मशीन और भवन इस तरह के आते हैं। साथ ही कार्यशील पूंजी के रूप में कच्चा माल। एक तो हो गई स्थायी पूंजी, उसमें क्या आ गया? औजार, मशीन और भवन। दूसरी है कार्यशील पूंजी, इसमें कच्चा माल, नगद धनराशि होती है। एक तो कच्चा माल हो गया। अब जैसे हमें किसी चीज़ की बुआई करनी है, मान लीजिए गेहूं लगाने हैं, तो गेहूं के लिए बीज की आवश्यकता होगी और खनिज की आवश्यकता होगी, खाद की आवश्यकता होगी, उर्वरक की आवश्यकता होगी। तो ये है हमारा कच्चा माल। दूसरे इन चीज़ों को खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत होगी। कच्चा माल उत्पादन के दौरान समाप्त होता जाता है। जो कच्चा माल है, कच्चा माल मैंने क्या बताया? बीज, उर्वरक, खाद आदि। जब हम उसको डाल देंगे तो वो खत्म हो जाएगा। उत्पादन के लिए चौथी आवश्यकता भी होती है, उपभोग हेतु। अब मान लीजिए हमने ये सब चीज़ें तो तैयार कर ली, भूमि भी है हमारे पास, मजदूर भी हैं, और हमारे पास स्थायी और कार्यशील पूंजी भी है। हमने गेहूं के लिए बीज, खाद, उर्वरक डाल के गेहूं की बुआई कर दी, जुताई भी कर दिया खेत। अब सवाल आता है कि जब वो फसल तैयार हो जाएगी तो उसको लेकर बाजार कौन जाएगा? बाजार जाने के लिए चाहिए ना बेटा। तो बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ती है। इसे मानव पूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? मानव पूंजी। अब मानव ही तो लेकर जाएगा बेटा, कोई व्यक्ति तो लेकर जाएगा ना। ऐसा तो नहीं कि गाय और भैंस को बोल देंगे कि जाओ तुम बेच आओ ये गेहूं, है ना। अब आता है, यहाँ समझ आया क्या बेटा? अब आता है पालमपुर में खेती। भूमि स्थिर है। भूमि एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाती, भूमि स्थिर होती है। पालमपुर गांव में खेती ही उत्पादन का प्रमुख साधन है। पालमपुर गांव जो है उसमें खेती ही प्रमुख साधन है। कुछ लोग हैं जो दूसरे काम भी करते हैं, लेकिन प्रमुख साधन क्या है? खेती। काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। गांव में जितने लोग रहते हैं, कितने लोग रहते थे? 450 लोग। उसमें से 75% लोग जो हैं वो खेती पर निर्भर हैं। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक है, या तो वो किसान है या खेत पर काम करने वाले मजदूर हैं। किसान। खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है। जहाँ खेती होती है वह भूमि का क्षेत्र स्थिर होता है। पालमपुर में 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। इस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में अवश्य बदल गया था। अब बंजर भूमि कौन सी होती है? जिस पर पैदावार नहीं होती। उस पे जुताई करके, मेहनत करके, बहुत अधिक प्रयासों के बाद वो भूमि कृषि योग्य बन जाती है, लेकिन उसके लिए बहुत अधिक जुताई करनी होती है। तो
ऐसी ही बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई संभावना यहाँ पर नहीं थी। और भूमि के बारे में नहीं ऐसा सोचा जा सकता था कि उसको भी कृषि योग्य बनाया जा सकता है। क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? अब वो कह रहे हैं गिलबर्ट कि क्या उसी भूमि में अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? भूमि का जितना भी क्षेत्र है उसमें और अधिक तरीके से और किस तरह से पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। अब देखिए वहाँ पर क्या क्या होता है। बरसात के मौसम में खरीफ में किसान ज्वार और बाजरे की फसल उगाते हैं। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग करते हैं। जो इनका जो बच जाता है छिलका वगैरह वो पशुओं के लिए चारा हो जाता है। इसके बाद अक्टूबर दिसंबर के बीच आलू की खेती होती है। सर्दी के मौसम में गेहूं उगाया जाता है। उत्पादित गेहूं में से परिवार के खाने के लिए अनाज रखकर शेष गेहूं किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। जो किसान लोग होते हैं वो जितना भी गेहूं उगाते हैं उसमें से अपने परिवार के लिए रखते हैं और बाकी जो गेहूं बच जाता है उसे रायपुर की मंडी में बेच देते हैं। भूमि के एक हिस्से में गन्ने की खेती भी की जाती है। किसानों के पास जो भूमि है उसके एक हिस्से में गन्ने की भी खेती करते हैं जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। जो गन्ना होता है वो कच्चे रूप में मतलब गन्ना ही शाहपुर में जाता है या गुड़ बना के देते हैं लोग उसको। ठीक है। अब है पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहाँ सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है। अब फसलें कैसे होती हैं बेटा? अगर सिंचाई अच्छी होती है, ट्यूबवेल वगैरह है, बिजली की अच्छी व्यवस्था है तो फसल अच्छी होती है। ठीक है। अब एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहा जाता है। किसी भूमि पर अगर एक वर्ष में एक से अधिक फसल पैदा की है तो उसको क्या कहते हैं? बहुविध फसल प्रणाली। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य व अच्छी प्रणाली है। अलग अलग प्रकार की फसल उगा लेते हैं तो उसको बहुविध प्रणाली कहते हैं। इससे उपज बढ़ जाती है और अच्छी भी प्रणाली है, सामान्य प्रणाली है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू भी पैदा कर रहे हैं। ठीक है बेटा। सिंचाई के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को बढ़ाना आवश्यक है। क्यों बढ़ाना आवश्यक है बेटा? सिंचाई के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को, सिंचाई के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र बढ़ने से किसान बहुविध फसल प्रणाली को अपना सकते हैं। ठीक है। एक वर्ष में एक से अधिक फसलों को उगा सकते हैं। ऐसा करके वह अपना उत्पादन और आय बढ़ा सकते हैं। अगर किसान लोग अपनी ज़मीन में अपनी भूमि पर बहुविध फसल प्रणाली को अपनाएंगे तो वो एक से अधिक फसलों को उगा सकते हैं जिसके कारण उत्पादन और आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। अधिक उपज देने वाले बीजों HI HYE को अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है।